तो आज है ना सैमसंग का F70 Pro है, इसका एक डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे। तो इसके 3 वेरिएंट आते हैं। स्टार्ट ये 6128 से होता है और स्टार्ट वाला वेरिएंट है ना फ्लिपकार्ट पर 26,000 पर मिलता है। देखो मैं जब वीडियो एडिट कर रहा था ना तो सडनली मैंने जस्ट चेक करा कि इसकी प्राइसिंग को हाइक कर दिया सैमसंग ने, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, सीधा 33,000 रुपीज। ओल्ड प्राइसिंग देखो ये थी 26,000 ऑलमोस्ट। नाउ अगर देखोगे तो इसकी फ्लिपकार्ट पर करंट प्राइसिंग स्टार्टिंग वेरिएंट 33,000 रुपीज हो चुकी है। स्टार्ट के 1 वीक या 2 वीक बहुत क्रिएटर से वीडियोस बनवा लेंगे लो प्राइसिंग पर और फिर सडनली प्राइसिंग हाइक कर देते हैं। और 33,000 के अकॉर्डिंग क्या आपको लेना चाहिए, इसका कंक्लूजन वीडियो के एंड में आपको डिटेल में मिल जाएगा। और इसके ऊपर एक ना सैमसंग का M47 आता है जो रिसेंटली हमने रिव्यू करा है और जो कि काइंड ऑफ मैंने कहा है कि ना उसको लेना बेटर होगा। फिर एक सैमसंग का A27 आता है जो कि ऑफलाइन मार्केट टारगेटेड है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और थोड़ा ज्यादा बगी फोन देखने मिलता है। और ये फोन है ज्यादा ऑनलाइन टारगेट करा गया है ना कि ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन पे ढूंढने जाओगे ना तो ये फोन नहीं बेचेंगे, आपको बेचा जाएगा सैमसंग का A27 जो कि मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूं। तो सबसे पहले लुक एंड फील में ये जो भी कलर है भाई मुझे तो पसंद आया, बहुत लोग को ना पसंद आया तो और कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। और इसका जो डिजाइन जो सैमसंग का स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो देखने मिलता है। पीछे की तरफ ये प्लास्टिक की फ्रेम है और साइड का भी प्लास्टिक की फ्रेम है। और फ्रंट से अगर देखते हो तो एक बार मैं कहूंगा बेजल्स है, बट लाइक मैं कहूंगा जो A27 M47 उससे तो बेटर देखने मिलते हैं। बाकी कमियों में IP64 ही मिलता है तो जो कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा वाटर रेटिंग वगैरह को लेकर। और इसके अंदर आपको सिम लगाने के लिए हाइब्रिड मिलता। बाकी देखो मैंने तो बिना कवर के इसे यूज करा है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा डेफिनेटली इस पे कुछ कवर प्रोटेक्शन वगैरह लगा लेना। इनकेस कुछ टूट गया तो फिर खर्चा भारी पड़ जाएगा रिपेयरिंग वगैरह को लेकर। एक तो ऑलरेडी मार्केट महंगा हो रखा है, ऊपर से ये अलग से नुकसान। बाकी अगर डिस्प्ले सिंपल में बता दूं ना, एमोलेड है, वो भी सुपर एमोलेड है। ओवरऑल कलर बहुत अच्छे वाइब्रेंट आते हैं 6.7 इंचेस की स्क्रीन के हिसाब से। और FHD प्लस दिया है भाई ब्रांड ने, नहीं तो कुछ ब्रांड है जो HD प्लस डिस्प्ले देते हैं इस प्राइसिंग पे, जैसे कि OnePlus N6X और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिल जाता है। और जो इसका डिस्प्ले ब्राइटनेस टेस्ट 100% पे हमने करके देखा था जो कि नॉन HDR रहता है, वहां पर ये 421 टच कर पाया जो कि बहुत कम था, बट ये नंबर थोड़े से कम है एमोलेड स्क्रीन के हिसाब से। वैसे जो ब्रांड का भी HBM है वो ज्यादा नहीं है, वो 800 निट्स का ही निकल कर आता है। आउटडोर ब्राइटनेस पे थोड़ा आपको लो फील जरूर होगा। बाकी यूट्यूब पर आप 4K तक का HDR कंटेंट देख सकते हो, बट जिटर के साथ में, क्योंकि प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं है। तो 1080p जैसा कंटेंट इजीली स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन नेटफ्लिक्स पर जो HDR सर्टिफिकेशन होता है ना वो पूरा कट ऑफ है, वो मिलता ही नहीं है। और एक चीज इश्यू तो मैं कहूंगा लाइक ऐसा है कि स्पीकर डुअल नहीं है, सिंगल आते हैं, बट जो करंट मार्केट है वो सिंगल का ही चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं इसको ठीक कहूंगा। और ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस डिसेंट तरीके से बना रहता है। और एक चीज, ये वीडियो कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, ये खुद का बाय किया हुआ यूनिट है। उसके बाद में आपके सामने रिव्यू और थॉट और जो भी ओपिनियन है वो शेयर किए जा रहे हैं। तो हाँ, अगर ये डुअल स्पीकर होता तो थोड़ा बेटर होता, 3.5mm जैक होता तो एक और प्लस पॉइंट बन जाता है। बाकी सैमसंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ में जो बैटरी है वो 6000 mAh है और 45 वाट का चार्जर सपोर्ट है। तो बॉक्स में आपको लेकिन चार्जर नहीं मिलेगा, तो अलग से और 1000-2000 का खर्चा एड ऑन कर लेना। अगर आपके पास पहले से कोई है तो थम्स अप। और देखो इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी है कि ये फोन आराम से आपका एक दिन के ऊपर तक का बैटरी बैकअप तो इजीली खींच देगा, क्योंकि ज्यादा पावर खींच नहीं पाता क्योंकि प्रोसेसर डिसेंट है। तो जिस तरीके का कंजम्पशन है ना, मतलब मल्टीमीडिया कॉल, फोन कॉल, व्हाट्सएप वगैरह आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा हेवी एंड टास्क की तरफ नहीं जा सकते। और उस हिसाब से मैं जस्टिफाई करके कह रहा हूं कि एक दिन के ऊपर बैटरी बैकअप तो इजीली हो जाएगा, नेक्स्ट डे फोन को चार्ज करना पड़ेगा। और जो पावर दिया है ना वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 है, जिसका एंट्री स्कोर 9 लाख के नियर बाय आ जाता है, मिलियन भी टच नहीं होता। पर एक चीज तो बहुत ज्यादा बेटर है कि सैमसंग का जो M47 और A27 है ना उससे बेटर स्कोर देता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपका थोड़ा UI मल्टीटास्किंग वगैरह थोड़ा बेटर हो जाता है M47 और बाकी ये A27 से। बाकी UFS 3.1 का स्टोरेज आता है जो कि एक प्लस पॉइंट है। हालांकि इसका जो रैम है ना वो LPDDR5X ब्रांड ने तो कहा है, बट ये जो प्रोसेसर है ना, आप गूगल पे भी सर्च कर लो, जो इसका रैम सपोर्ट मैक्सिमम है ना वो LPDDR5 तक का ही है। हालांकि जो ये LPDDR5X है ना, इसकी जो क्लॉक स्पीड है ना उसको कम कर दिया गया है, तो मतलब अंडर क्लॉक कर दिया है, तो 5X बोल के बेचा जा रहा है। बाकी कुछ और बेंचमार्क टेस्ट हमने कर लिए है, किसी और फोन के साथ कंपेयर करना हो तो उसके लिए आपको काम में आ सकता है। जो प्रोसेसर है ना, मतलब ये आपका UI मल्टीटास्किंग 4-5 एप्लीकेशन इजीली चला देता है, बट गेमिंग को लेके इतना टारगेटेड नहीं है। जितना रील ऐसे लोग खेल खाल के दिखाते हैं ना वैसा तो नहीं होता भाई, मैं फ्रैंकली बोलूंगा। और कभी भी फोन लेना हो तो थोड़ा सा किसी लॉन्ग टर्म डिटेल वीडियो पे या लॉन्ग टर्म रिव्यूज पे थोड़ा भरोसा कर लेना, रीलर्स पे थोड़ा कम भरोसा करना, मैं तो दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ।
हूँ। जो BGMI की परफॉर्मेंस है वो आपको बेसिकली मेरे हिसाब से लाइक 50 वाली गेमिंग करने मिल जाती है, कैजुअल गेमिंग वो भी, मतलब मैंने बहुत ज्यादा इंटेंस भी नहीं करा है। TDM 60 फिर भी खेल सकते हो। इरांगल की मेन फाइट पे बहुत लो FPS देखने मिलेंगे। डेफिनेटली हार्डकोर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए फोन बिल्कुल नहीं बना है। कैजुअल टाइम पास गेम जो होते हैं ना वो आप खेल सकते हो। बाकी 5G फोन तो है, क्योंकि 20,000 के अंदर अभी मार्केट आने वाला है 4G फोन्स का, तो वो एक शुक्रिया है इसका। बाकी NFC आता है, आयर ब्लास्टर सैमसंग देता नहीं है, और इसके अंदर जो ब्लूटूथ है ना वो 5.1 है, तो बहुत पिछड़ा वाला है, और वाईफाई 5 आता है वो भी बहुत पिछड़ा वाला है, और उसकी वजह से दिक्कत तो यही होती है कि थोड़े स्लो डाउनलोड्स होती है, कभी कभी बड़ी बड़ी जो फाइल्स होती है ना उसमें थोड़ा सा आपको रोना पड़ सकता है, बट क्या करें मार्केट ही चेंज हो गया तो फिर कुछ ज्यादा कंप्लेंट ही नहीं कर सकते। बाकी कॉल कनेक्टिविटी वो तो मेरे हिसाब से प्लस था, ईयरपीस और माइक की क्वालिटी तो फिर भी एक बार ठीक है, काम चला हुआ। क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं आता है, साइड माउंटेड दिया हुआ है, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम नहीं लगे, तो दैट्स व्हाई अभी ब्रांड बहुत सारे कट ऑफ करके साइड में देना चालू करेंगे। सैमसंग का फोन है तो सैमसंग नॉक सिक्योरिटी और साथ में सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, तो जिन लोगों को इनकी ट्रिक्स पता है तो वो यूज करो, और अगर आप सैमसंग में घुसना चाहते हो तो थोड़े से UI वगैरह ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे वगैरह पे अवेलेबल होती है, तो थोड़ा चेकआउट कर लेना, थोड़ी काम की चीज आती है उसमें। बाकी जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना वो वर्चुअल वाला है, तो डिस्प्ले को लॉक करना थोड़ा कभी कभार मिस कर देता है। One UI 8.5 पर आता है, पर ये ज्यादा हैवी वाला नहीं है, थोड़ी लाइटर वाला सेगमेंट है। अपडेट्स अच्छी है, 6 साल तक आप अपडेट कर सकते हो, बट हाँ जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये देता है पता नहीं 6 साल चलेगा या नहीं चलेगा वो डाउट है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए रेकमेंडेड होगा यार, चलो फिर भी खींच खाच के 2.5-3 साल फिर भी अच्छे से खींच लोगे। और अगर किसी की छुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो वो मिल जाता है। हालांकि सैमसंग का जो डायलर है ना वो रिकॉर्डिंग करने जाओगे ना तो वो एक बीप करता है ना। अगर कैमरा देखते हो तो यहाँ पर तो आपको 3 कैमरास दिखेंगे, बट मेन आपको जो कैमरा मिलता है 50 MP का मेन कैमरा है, 5 MP का अल्ट्रा वाइड है। तो अल्ट्रा वाइड होके भी कुछ काम का तो नहीं है, क्योंकि आप डे में तो फिर भी कुछ फोटोज खींच लोगे, रात में तो दिख भी नहीं पाओगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल लॉस फोटो है। अल्ट्रा वाइड बस नाम के लिए डाला है, और सेल्फी आता है आपका 12 मेगापिक्सल्स का। तो डे लाइट में तो फिर भी अच्छी फोटो खींच लेते हो, लेकिन लो लाइट में नॉइज वगैरह और डिटेल थोड़ी लॉस आपको जरूर देखने मिलेगी। और कलर वगैरह, डायनेमिक रेंज वगैरह, मतलब पीछे से जो बहुत ज्यादा लाइट आती है ना उसको अच्छे से एटलीस्ट कंट्रोल तो कर लेता है। और 4K 30 FPS पर वीडियो आप बना सकते हो, जो कि एक प्लस पॉइंट है। ऊपर से HDR सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे फोन वो भी मिस आउट कर दे रहे हैं। तो ऐसा है कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा ऑप्शंस तो नहीं है, बट सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन और उस हिसाब से एक बैलेंस कैमरा आपको मिल जाएगा। और अगर फ्रंट वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर आप 1080p 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो, इससे ज्यादा ऑप्शन मिलता नहीं है। और आप देख सकते हो कितना ज्यादा, मतलब ये हाथ कितना ही दूर है, और थोड़ा टाइटर शॉट आएगा तो काम चल जाएगा, एटलीस्ट मैं तो ये कह सकता हूँ। 720 तो नहीं है कम से कम, बहुत सारे ब्रांड दे रहे हैं 720। इसमें और कुछ अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा डाल के मैं शायद से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ मोटोरोला का H70 फ्यूजन। थोड़ा सा UI आपको कम मिलेगा, सैमसंग जितना तो पॉलिश नहीं मिलेगा, बट फिर भी बेस्ट ऑप्शन फोन मिल जाएगा कैमरा वगैरह के साथ में। आपको मोटोरोला का H60 Pro भी मिलता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट वो 30,000 तक है। 33,000 रुपीज इस पे डालने से बेटर आपके पास मार्केट में 2-4 बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, जो मैंने थोड़ी देर पहले 2 ऑप्शंस तो आपको बता दिए। ये प्राइसिंग वापस अगर आ जाती है 27,000 रुपीज, या चलो 28,000 भी मिल जाता है, तो वो मैं रेकमेंड कर दूंगा, वरना मेरी तरफ से तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारे ग्रीन में जो दिख रहे हैं सारे पॉजिटिव फोन्स के हैं, और अगर नेगेटिव्स देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं काफी ज्यादा भी मैं कहूंगा, और एकदम हार्ड कोर परफॉर्मेंस है तो वो उसके लिए नहीं बनाए फोन। और जो भी जेन्युइन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपका फीडबैक जरूर बताना कमेंट में, और किसी फोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो वो भी बता देना। एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके चॉइस के हिसाब से आ रही है, क्लिक करके चेकआउट कर लेना, नीचे सब्सक्राइब कर देना। 2 मिलियन और जल्दी पहुंचना है भाई लोग, सब्सक्राइब। बाय बाय।